नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 26 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके कुछ प्रश्नों को रख देता हूँ। ये फिलहाल जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम कर रही हैं और जॉब में है। जानना चाहती हैं कि आगे करियर कैसा रहेगा, विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, विदेश जाने के और वहां पर सेटल होने के कैसे योग है, धन संपत्ति को लेकर के प्रश्न पूछा है और पति के साथ संबंध को लेकर के प्रश्न पूछा है इन्होंने, बिजनेस, शेयर मार्केट और साथ ही साथ आगे की लाइफ को लेकर के इन्होंने कई सारे प्रश्न पूछे हैं जिनका एक एक करके हम आखिर में उत्तर देंगे। चलिए सीधे इनकी लग्न कुंडली के ऊपर चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष है और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो रही है 3 नंबर से। 3 नंबर यानी कि मिथुन लग्न की ये कुंडली बन जाती है जिसके अधिपति बनते हैं बुध देव और चंद्रमा देखा जाए तो कुंभ राशि में जाकर के विराजमान है, तो ये कुंडली बन जाती है इस जातिका की मिथुन लग्न और कुंभ राशि की। मिथुन लग्न वालों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है थोड़े से वाचाल होते हैं। वाणी का जो प्रभाव होता है इनके जीवन में विशेष रूप से देखा जाता है। वाणी से ऐसे लोग लाभ भी कमाते हैं। मैनेजमेंट वगैरह के क्षेत्र में जबरदस्त प्रतिभा के धनी होते हैं ऐसे लोग और उसमें जाकर के सफलता प्राप्त करते हैं। किसी भी प्रकार से कंसल्टेंसी की सर्विसेज में जुड़ गए तो जबरदस्त लाभ देखने को मिलता है। स्वभाव थोड़ा क्षणिक होता है, कई बार पल में खुश हो जाते हैं तो पल में ही उदास हो जाते हैं और इस वजह से थोड़ी परेशानी देखने को मिलती है। बहुत समय तक एक कार्य के ऊपर टिक करके नहीं रह पाते, जिस वजह से जीवन में बड़ी सफलता से कई बार वंचित रह जाते हैं। तो यदि ऐसी परेशानी ना हो तो जीवन में इस लग्न के लोग बहुत अत्यधिक मात्रा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्रेष्ठ लग्न बनता है ये, बुध देव का लग्न बनता है। वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं जबरदस्त लाभ देखने को मिलता है। चलिए सीधे इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं। इनके लग्न को देखें, 23 डिग्री का लग्न है। यहाँ पर लग्न के पास बल ठीक ठाक माना जाएगा, अच्छा बल है लग्न के पास। लग्नेश को देखें तो लग्नेश उठ करके छठे भाव में जाकर के बैठा हुआ है। अब लग्न से देखें, लग्न होता है शरीर, लग्न होता है आपका व्यक्तित्व और वहां से लग्नेश का जो संबंध है वो 6-8 का बन गया, मतलब कि लग्न से लग्नेश ने षडाष्टक दोष बना लिया। तो ये बहुत अच्छा योग नहीं है। यहाँ पर बुध का छठे भाव में आकर के बैठना बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। बुध वहां पर राहु के साथ बैठ करके जड़त्व दोष भी बना रहे हैं और अस्त के भी है बुध। तो बुध को ठीक करने की, पॉजिटिव करने की जरूरत है ताकि आपको स्वास्थ्य का लाभ मिले, ताकि निश्चित रूप से जीवन में आपको बड़े डिसीजंस लेने में कोई परेशानी देखने को ना मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुरु के ऊपर चलते हैं। गुरु यहाँ पर पंचम भाव में विराजमान है और पंचम भाव कई बार बताया है शिक्षा, संतान, लव, रोमांस का होता है। पंचम भाव में गुरु आकर के बैठे हुए हैं। इस कुंडली में गुरु को 2 केंद्र स्थान मिला हुआ है। इस कुंडली में गुरु जो है वो सप्तमेश भी है और कर्मेश भी है। तो विवाह संबंध, वैवाहिक जीवन और कहीं ना कहीं जो है करियर, प्रोफेशन, इसके लॉर्ड बनते हैं यहाँ पर गुरु। जाकर के गुरु पंचम भाव में बैठ गए। दोनों ही भाव से देखें तो केंद्र, त्रिकोण, राजयोग बना करके ये गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं। पंचम भाव में गुरु बैठे हैं, कारक होते हैं पंचम भाव में। इसीलिए जब गुरु अकेले बैठ जाते हैं पंचम भाव में तो कहता हूं कि भावनाश करते हैं। गुरु यहां पर भावनाश करते हैं। यहां पर बैठा हुआ गुरु आपको शिक्षा भी देगा, संतान भी देगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी जरूर देगा। मान लीजिए कि शिक्षा दिया तो उस शिक्षा से जितना लाभ आपको मिलना चाहिए उसमें थोड़ी कमी। संतति बढ़िया हो गई लेकिन कहीं ना कहीं संतति दूर चली गई या तो संतति आपकी बात नहीं मानती ज्यादा। तो यहां पर गुरु भावना जरूर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि शुक्र के साथ इनका संबंध कैसा है। तो यहां पर शुक्र के साथ तात्कालिक मैत्री में है, तो कहीं ना कहीं तात्कालिक मैत्री में होने के कारण यहां पर गुरु अच्छे रिजल्ट सीधे जाएंगे, बहुत खराब रिजल्ट नहीं दे जाएगा। लेकिन इतना जरूर है, गुरु यहां पर भावनाश कर रहे हैं जिस वजह से थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है।
13 डिग्री का गुरु है, बलाबल पूरा है, शिक्षा संतान इन सबका सुख आपको मिलेगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। तात्कालिक मैत्री हो गई तो भावनाश वाली बात में कमी आ जाएगी। भावनाश जरूर करेंगे लेकिन उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, उस सुख में थोड़ी कमी आएगी। मान लीजिए यहां पर तात्कालिक मैत्री में नहीं होते तो परेशानी ज्यादा देखने को मिलती। गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, और शनि की राशि को देखेंगे, सम मानते हैं शनि को, शनि की राशि को देखेंगे तो हायर एजुकेशन का योग बना देंगे, विदेश यात्रा वगैरह पर लेकर के जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कारक होते हैं भाग्य के, तो भाग्य में भी वृद्धि ही करेंगे, कमी नहीं करेंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, लाभ में निश्चित रूप से ये आपको वृद्धि करवा देंगे, जीवन में मान सम्मान और धन वगैरह का लाभ ये करवाते रहेंगे। और गुरु की दृष्टि जो लग्न के ऊपर पड़ेगी ये आपको ज्ञान देने वाला होगा। तो यहां पर बैठा हुआ गुरु अच्छे रिजल्ट्स ही ज्यादातर मामलों में आपको देने वाला है। चलिए, इसके अलावा देखिए गुरु जो है यहां पर पंचम भाव में आकर के बैठा हुआ, सप्तमेश है गुरु। गुरु सप्तमेश है, यानी कि आपकी कुंडली के अनुसार आपके पति के भाव के स्वामी ग्रह और विवाह के भाव के स्वामी ग्रह हैं, और पंचम भाव प्रेम संबंध भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लव मैरिज का योग यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। शुक्र, राहु और बुध कुंडली के छठे भाव में विराजमान है। राहु और बुध यहां पर एक साथ बैठ करके जरत्व नामक दोष बना देते हैं। हालांकि शुक्र और राहु की युति भी कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं देती है। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो शुक्र और बुध दोनों ही ग्रह के पास मैंने सी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों ही ग्रह कंबशन में है, दोनों ही ग्रह अस्त हैं सूर्य के कारण। सूर्य के करीब होने के कारण भले ही पीछे वाले भाव में है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सूर्य अलग है और बुध और शुक्र जो है अलग अलग भाव में है, लेकिन यहाँ पर डिग्री वाइज ये दोनों ही ग्रह अस्त हो चुके हैं, इनके प्रभाव में काफी कमी आ जाएगी। बुध के ऊपर बात करते हैं। बुध इस कुंडली में देखा जाए लग्नेश है और वो सुखेश भी है। तो लग्नेश है, सुखेश है, तो कुंडली का एक कारक ग्रह है और जाकर के छठे भाव में बैठ गया, तो कहीं ना कहीं कलह की स्थिति देखने को मिल सकती है और माता से जुड़े हुए सुखों में कमी आ सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव से हम माता से जुड़ा हुआ सुख देखते हैं और छठे भाव में जाकर के बुध बैठ गया तो कहीं ना कहीं उन सुखों में कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा लग्नेश का जाकर के छठे भाव में बैठना जॉब वगैरह के क्षेत्र में लेकर के ये आपको जाएगा, और मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में है तो ये आपको उन चीजों में सफलता देगा। स्किन से जुड़ी हुई बीमारी, नर्वसनेस, इस चीज का ध्यान रखिए। राहु के साथ बैठे हुए हैं बुध, कई बार व्यक्ति को नर्वसनेस देते हैं या फिर कंफ्यूजन की स्थिति भी देते हैं। यहां पर जो बुध है 23 डिग्री के साथ बैठा हुआ है, 50% का बलाबल है और साथ में ये अस्त है, तो यहां पर दृष्टि का जो बल है इनके पास वो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी छठे भाव का बल रहेगा कुछ हद तक बुध के पास और वो छठे भाव से जुड़े हुए परिणाम दे पाएंगे। शुक्र के ऊपर चलते हैं। शुक्र यहां पर 25 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं और शुक्र बाल अवस्था का है। यहां पर इस कुंडली में शुक्र कौन है तो पंचमेश है और वो द्वादशेश में सबसे योग कारक ग्रह है गुरु माफ करिए शुक्र इस कुंडली में, और जाकर के छठे भाव में बैठ गए। शुक्र सबसे योग कारक ग्रह है, छठे भाव में जाकर के बैठ गए तो शुक्र यहां पर क्या रिजल्ट देंगे। देखिए सबसे पहले तो ये यहां पर बैठ करके मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में है तो बहुत खराब रिजल्ट शुक्र भी नहीं दे पाएगा। पंचमेश जाकर के छठे भाव में बैठा हुआ है तो एजुकेशन भाव का स्वामी ग्रह कंपटीशन भाव में बैठा हुआ है, कंपटीशन वगैरह क्रैक करवाने में ये आपको मदद करेगा, कंपटीशन में ये आपको सफलता दे जाएगा। छठे भाव में बैठा हुआ है शुक्र, कहीं ना कहीं शिक्षा के दौरान परेशानी, संतान से थोड़ी सी परेशानी आपको दिलवा सकते हैं क्योंकि राहु के साथ भी यहां पर ये बैठा हुआ है, और शुक्र जो है वो विवाह का कारक ग्रह है और वो अस्त है, उसको लेकर के भी थोड़ी सी परेशानी यहां पर नजर आ रही है। और शुक्र यहां पर देखा जाए अस्त के हैं तो दृष्टि का बल इनके पास नहीं होगा, तो शुक्र को थोड़ा बल देना जरूरी है क्योंकि वो इस कुंडली के पंचमेश है, सबसे योग कारक ग्रह है, शिक्षा संतान भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्र। इसके अलावा विदेश भाव का भी स्वामी ग्रह है शुक्र और जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है। अब देखिए ये अस्त के नहीं होते तो मैं जरूर कहता कि यहाँ पर शुक्र की दृष्टि जाएगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, लेकिन अस्त के हैं तो दृष्टि का जो बल है वो काफी हद तक छिन्न हो जाता है, कम हो जाता है। तो शुक्र के बल को आप बढ़ा सकते हैं ताकि शुक्र से जुड़ा हुआ लाभ आपको जीवन में मिल सके। राहु के साथ बैठे हुए हैं शुक्र, पंचमेश भी हैं, शिक्षा में बाधा और लव रोमांस को लेकर के भी थोड़ी सी परेशानी जीवन में देखने को मिल सकती है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। राहु यहां पर देखें 8 डिग्री का राहु है, नीच की राशि में बैठा हुआ है, इस राशि में राहु को नीच का मानते हैं और वृश्चिक राशि में राहु देव नीच की राशि में विराजमान है छठे भाव में।
राहु की दशा अंतर्दशा में स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। राहु वैसे तो इस भाव में कारक हो जाते हैं, कई बार मैंने बताया है, लेकिन नीच की राशि में बैठा हुआ है और मंगल को देखें तो केंद्र में विराजमान है मंगल, अच्छी बात है। राशि वाइज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मंगल भी अस्त का है, तो राहु जिसके घर में बैठा हुआ है वो ग्रह बहुत ज्यादा बली नहीं है। वो ग्रह बैठा तो अच्छा है, मंगल बैठा तो अच्छा है, लेकिन बहुत बली नहीं है। तो यहाँ पर जो राहु बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं अपनी दशा अंतर्दशा में आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दे सकते हैं। राहु की दशा अंतर्दशा में कोई वर्क प्लेस पे, कोई व्यक्ति वर्क प्लेस पे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है, तो शत्रुओं से सावधान रहेंगे आप। नीच का राहु छठे भाव में बैठा हुआ है, जीवन भर आपको एक सलाह देता हूं, शत्रुओं से थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। 8 डिग्री का राहु है, बल करीब 50% के आसपास होगा। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दसम भाव के ऊपर। करियर को कई बार जो है ये अनस्टेबल कर सकता है, करियर में बदलाव करने की सोच आपको ये दे सकता है। तो जब भी करियर में बदलाव करें तो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि कई सारे वीडियोस में मैंने बताया है कि राहु केतु जब दसम भाव को इन्फ्लुएंस करते हैं तो व्यक्ति को स्टेबिलिटी कम कर देते हैं। व्यक्ति का मन करता है कि मैं इस करियर में बदलाव करूं, तो यदि आप करती हैं तो बहुत सोच समझ के करेंगी, आवेश में आकर के नहीं करेंगी, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। राहु की दृष्टि उच्च की दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव के ऊपर, तो विदेश की यात्राएं वगैरह ये राहु आपको दे सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा देखा जाए राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, वाणी को लेकर के थोड़ा सावधान रहिए। और साथ ही साथ हो सकता है कि फैमिली के साथ संबंध का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं हुई तो राहु की दृष्टि जो द्वितीय भाव के ऊपर पड़ रही है वो परिवारजनों के साथ संबंध को थोड़ा कमजोर कर सकती है, कमजोर बना सकती है। और अपनी सेविंग्स का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के सप्तम भाव की तरफ। मंगल और सूर्य यहाँ पर युति बना करके सप्तम भाव में बैठे हुए। सप्तम भाव में जब मंगल बैठ जाते हैं तो कई बार मैंने बताया है कि ये मांगलिक बनाता है व्यक्ति को, लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो 5 डिग्री का मंगल है, 2 डिग्री का सूर्य है, तो मंगल यहाँ पर अस्त के हो गए। और जब मंगल अस्त का हो जाता है तो कहते हैं कि मांगलिक दोष काफी हद तक भंग हो जाता है। तो यहाँ पर मांगलिक दोष काफी हद तक आपका भंग माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल के पास बहुत ज्यादा बल नहीं बचा। लेकिन फिर भी जब आप विवाह करें तो कुंडली मिलान जरूर करवा लें, वो जरूरी है। पराक्रम योग सप्तम भाव में बन रहा है। देखिए सप्तम भाव होता है विवाह का, और विवाह में क्या जरूरी है सबसे ज्यादा? तो वो जरूरी है प्रेम। और इस भाव में दो क्रूर ग्रह, दो क्रूर ग्रह, मंगल को क्रूर भी और पापी भी कहते हैं, सूर्य को हम क्रूर कहते हैं, तो दो क्रूर ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। तो वैवाहिक जीवन में हो सकता है तो मतभेद की स्थिति हो, ईगो की प्रॉब्लम हो सकता है तो जो आपके पार्टनर हो वो थोड़े से गुस्से वाले नेचर के हो, उसका आपको ध्यान रखना है कुंडली मिलाते वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर आप दोनों के बीच में एक टिफ बनी हुई रह सकती है, मतभेद की स्थिति बनी हुई रह सकती है, इसका आपको ध्यान रखना जरूरी है। इस कुंडली में सूर्य को देखें, सूर्य कौन है इस कुंडली में? तो देखिए सूर्य जो है वो पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह है, साहस भाव के स्वामी ग्रह है, और जाकर के कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए। कहीं ना कहीं ये आपको बिजनेस वगैरह में इंटरेस्ट दिलवा सकता है। और यहां पर बैठा हुआ जो सूर्य है ये आपको समाज में आप चाहे तो फेमस हो सकती है, क्योंकि प्रथम भाव जो होता है वो आपका है, तो सप्तम भाव सामने वाले का है। तो कहीं ना कहीं आप चाहें तो थोड़ा बहुत फेमस हो सकती हैं, दिख सकती हैं। और यहाँ पर जो बैठा हुआ सूर्य है बेसिकली ये थोड़ी सी परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में खड़ी करेंगे। 2 डिग्री का सूर्य है, बहुत ज्यादा बल नहीं है सूर्य के पास, बाल अवस्था का है ये सूर्य। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लग्न के ऊपर, पर्सनालिटी को थोड़ा अच्छा कर देंगे। और सूर्य जब लग्न को देखेगा तो पर्सनालिटी को तो बढ़िया करेगा, लेकिन थोड़ा सा ईगो भी देता है व्यक्ति को। और मंगल के ऊपर चलते हैं। मंगल यहाँ पर सप्तम भाव में बैठे हुए। मंगल इस कुंडली में कौन है? तो मंगल मारक ग्रह है इस कुंडली में। बुध देव की ये कुंडली बनती है, मतलब बुध वाले लग्न की कुंडली बनती है, मिथुन लग्न की कुंडली बनती है, और बुध ने मंगल को मारक स्थान दिया। मंगल इस कुंडली में षष्ठेश है और लाभेश है, सप्तम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। अब देखिए मारक ग्रह है मंगल, ध्यान से समझिएगा, मारक ग्रह है मंगल और सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से मारक ग्रह जहां बैठते हैं उस स्थान संबंधित, उस भाव संबंधित कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। तो विवाह भाव में मंगल बैठा हुआ है, वैवाहिक जीवन में ये थोड़ी सी परेशानी, कलेश की स्थिति करवा सकते हैं, मतभेद करवा सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करवा सकते हैं, झगड़े करवा सकते हैं। किसके साथ? तो आपके पार्टनर के साथ। तो यहां पर
क्या जरूरी है, तो कुंडली मिलान करना जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि गुरु केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठा हुआ है, वो बढ़िया स्थिति है, लव मैरिज के लिए भी वो स्थिति बढ़िया है। लेकिन कहीं ना कहीं मंगल और सूर्य की युति सप्तम भाव में होना ये वीक पॉइंट बनता है। यही युति दसम भाव में हो जाती, इवन छठे भाव में हो जाती तो बहुत बढ़िया था। लेकिन सप्तम भाव जो विवाह का होता है, जहां से हम प्रेम को देखते हैं और वैवाहिक जीवन के सुखों को देखते हैं, तो वहां पर इनका बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है। तो कुंडली मिलान करके विवाह करें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बात आपको और बता दूं कि मंगल और सूर्य दोनों ही केतु के नक्षत्र में हैं, और केतु के नक्षत्र में इनका बैठना ये भी अच्छा नहीं माना जाएगा, और वो भी विवाह भाव में। तो कुंडली मिलान करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मंगल की दृष्टि नहीं होगी क्योंकि ये अस्त के हैं, तो इनकी दृष्टि की बात मैं नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नवम भाव की तरफ। शनि और चंद्रमा युति बना करके आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। आपको पता होगा कि शनि और चंद्रमा यदि युति बना लें तो विष दोष कहते हैं। यदि शनि और चंद्रमा कुंडली के किसी भी भाव में, किसी भी खाने में एक साथ बैठ जाए तो विष दोष का निर्माण होता है। तो कुंडली के भाग्य भाव में ही विष दोष का निर्माण हो रहा है। और यहां पर देखा जाए, ये भाग्य का भाव होता है, हायर एजुकेशन का भाव होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का भी भाव होता है। उससे जुड़ी हुई थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि शनि इस कुंडली में कौन है, तो वो आपके अष्टमेश है और भाग्येश है। मतलब भाग्येश भाग्य भाव में ही बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो बैठा हुआ शनि है, ये आपको भाग्य का पूर्ण लाभ देने वाला है। विष दोष जरूर बन रहा है, विष दोष जरूर बन रहा है, विष दोष अपना काम करेगा, और भाग्येश जो भाग्य भाव में बैठा हुआ है वो अपना काम करेंगे। निश्चित रूप से हायर एजुकेशन का जबरदस्त योग है यहाँ पर, भाग्य से लाभ उठाने का जबरदस्त योग है यहाँ पर। और चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा कौन है इस कुंडली में, तो वो है आपके द्वितीय धनेश है, आपके धन, वाणी और अपने फैमिली के साथ जो रिलेशन होते हैं आपके, वो हम द्वितीय भाव से देखते हैं, कुटुंब स्थान कहते हैं इसको। उसका स्वामी ग्रह जाकर के चंद्रमा नवम भाव में बैठा हुआ है। कई बार बताया है, ये महाधनी योग बना रहा है। आपका जो चंद्रमा है कुंडली में, ये महाधनी योग बना रहा है, तो ये बढ़िया स्थिति है। चंद्रमा आपको धन देने वाला होगा, और कहीं ना कहीं भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा धन कमाने में। लेकिन विष दोष का क्या प्रभाव होगा, तो कहीं ना कहीं माता के साथ संबंध, या माता को कोई परेशानी, या फिर यहां पर चंद्रमा मन का भी कारक होता है, तो मन आपका अशांत रहेगा। निश्चित रूप से मन अशांत रहेगा, और कहीं ना कहीं धन भाव के स्वामी ग्रह जो है चंद्रमा, वो विष दोष बना रहे हैं, तो हो सकता है कि उससे जुड़ी हुई परेशानी भी कई बार देखने को मिले, या फिर बेस्ट धन जितना आप कमा सकती हैं उसमें थोड़ी कमी आए। क्योंकि महाधनी योग अपना काम करेगा, विष दोष अपना काम करेगा, और भाग्येश शनि जो है वो अपना काम करेंगे। तो जैसे जैसे दशाएं चलेंगी वैसे वैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो विष दोष निवारण आपके लिए जरूरी है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ताकि आपको परेशानी ना हो, और ताकि आप जो है भ्रम की स्थिति में ना पड़े और डिप्रेशन में ना जाए। नहीं तो विष दोष जो है व्यक्ति को मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशानी में डाल देता है। ये विष दोष बहुत खराब नहीं है, क्यों? क्योंकि शनि जो है ना यहाँ पर अपने ही घर में विराजमान है, शनि कुंडली का योग कारक ग्रह है, और भाग्येश है यहाँ पर बैठा हुआ है। लेकिन चंद्रमा को तो निश्चित रूप से इसने पीड़ित कर दिया। यहाँ पर 2 डिग्री का शनि है, शनि बाल अवस्था के हैं, बहुत ज्यादा बलाबल नहीं है। तो आप चाहें तो भाग्य का पूर्ण लाभ लेना है, शनि की दृष्टियों का लाभ लेना है, तो आप रत्न वगैरह धारण करके इसका लाभ ले सकती हैं। शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी, थोड़ी सी परेशानी लाभ को लेकर के आपको दे सकते हैं, क्योंकि नीच की दृष्टि है। शनि की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, शत्रु राशि को देखेंगे, और यहां पर देख करके आपकी मेहनत और हार्डवर्क में वृद्धि कर देंगे, मतलब दोहराएंगे आपको, थोड़ा ज्यादा मेहनत आपको ज्यादा करवाएंगे। लेकिन बिजनेस की थोड़ी एबिलिटी भी ये शनि आपको दे देगा। और शनि की जो दसम दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, और छठे भाव को जब शनि देखेंगे तो आपके बिना कुछ किए ही ये आपके शत्रुओं को मार देंगे। कहने का मतलब है कि शत्रुओं से आपको छुटकारा दिलवा देंगे आपके बिना कुछ किए ही। तो शनि की जो दसम दृष्टि है ये बहुत ही ज्यादा शुभ है, एक प्रकार से ये आपकी कुंडली में शत्रुहंता योग बना रहा है। शनि यहाँ पर बाल अवस्था के हैं, बल चाहे तो दे करके इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं इनकी दृष्टियों का। चंद्रमा 6 डिग्री के हैं यहाँ पर, ये भी बाल अवस्था में है, बहुत ज्यादा बलाबल नहीं है चंद्रमा। मैंने बताया था कि विशेषकर धन वाणी स्थान का स्वामी ग्रह है इस कुंडली में, महाधनी योग बना रहा है। लेकिन विष दोष में आने की वजह से चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो जाएंगे, तो विष दोष का निवारण करवा लीजिए, स्थिति बेहतर हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि कुंभ राशि का ये चंद्रमा है, और कुंभ राशि वालों के ऊपर फिलहाल जो है वो 7.5
कि प्रथम साढ़े साथी का जो प्रथम चरण है वो प्रारंभ हो चुका है 24 जनवरी 2020 से। तो ये मानसिक परेशानी आपको थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है आने वाले 7 साढ़े 7 वर्षों तक। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में ऑलरेडी जो है विष दोष बना हुआ है। तो शनि नहीं सफर करेगा, आपका भाग्य बिल्कुल सफर नहीं करेगा। सफर करेगा क्या? तो आपका मन। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, ये भी आपको थोड़ी सी दौड़ भाग करवा सकते हैं। आर्टिस्टिक टैलेंट आपको देने वाला होगा। चंद्रमा की जो दृष्टि है कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं आपके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट को ये देने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, केतु के ऊपर चलते हैं। 12वें घर में केतु विराजमान है, नीच की राशि में है केतु देव, और बैठे हुए हैं शुक्र के भाव में, और शुक्र कुंडली के छठे भाव में है, और अस्त का है। तो ये मैं नहीं बोलूंगा कि पूर्ण दृष्टि पड़ रही है केतु के ऊपर। तो कहीं ना कहीं केतु यहां पर बैठ करके थोड़ी सी परेशानी आपको खड़ी कर सकते हैं, मानसिक रूप से ये आपको अशांत कर सकते हैं। और यहाँ पर केतु जब बैठता है तो कहते हैं मोक्ष की तरफ लेकर के जाता है, अध्यात्म की तरफ लेकर के जाता है। बिल्कुल सही बात है कि 12वें भाव में जब कुंडली के चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में केतु बैठता है, तो विशेष रूप से ये इन क्षेत्रों में, अध्यात्म के क्षेत्रों में व्यक्ति को लेकर के जाता है। कई बार लग्न में बैठा हुआ केतु भी उस क्षेत्र में व्यक्ति को लेकर के जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके केतु की बात करें तो नीच की राशि में, तो विदेश जाने संबंधी थोड़ी परेशानी, धन खर्च की संबंधित परेशानी, स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहे केतु की दशांतर दशा में। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, घर में कलह की स्थिति दे सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह लेने में थोड़ी परेशानी खड़ी करेंगे ये, माता के सुखों में कमी कर देंगे ये। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, आपके शत्रुओं को मारने वाला होगा केतु, आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव नेचर का बनाएगा केतु। और केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं किसी गुप्त विद्या में, किसी रहस्यमयी विद्या में आपको इंटरेस्ट ये केतु दिलवा देंगे। लेकिन 12वें घर संबंधित थोड़ी परेशानी केतु देगा, जो कि मैंने आपको बताया है। क्यों? क्योंकि वो नीच की राशि में है। केतु के पास जो बल है वो करीब 50% के आसपास का माना जाएगा। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। और दशाओं के ऊपर बात करें तो फिलहाल जो है आपको गुरु ग्रह की महादशा चल रही है, जो कि 25 अक्टूबर 2027 तक रहने वाली है। और गुरु की महादशा में फिलहाल शुक्र की अंतरदशा चल रही है, जो कि 7 मई 2022 तक है। तो कहीं ना कहीं गुरु के अंदर शुक्र, बिल्कुल ये समय अच्छा है। विवाह वगैरह में आगे बढ़ना चाहती हैं, ये समय बढ़िया है। एजुकेशन में कुछ और अच्छा करना चाहती हैं, करियर को लेकर के बड़े डिसीजन लेना चाहती हैं, धन कमाना चाहती हैं, ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। चलिए, सीधे प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। विवाह कब होगा, कैसा रहेगा? देखिए, जस्ट अभी आपको बताया कि गुरु के अंदर शुक्र की अंतरदशा चल रही है, विवाह का योग आपका बना हुआ है। ओवरऑल देखें तो काफी हद तक मई 2022, 7 मई 2022 तक विवाह के बहुत बढ़िया योग बने हुए। बल्कि उसके बाद जो सूर्य की अंतरदशा आएगी, वो भी सप्तम भाव में है सूर्य, तो कहीं ना कहीं फरवरी 2023 तक विवाह के योग बने हुए हैं, अभी से बने हुए हैं। तो आप जब चाहे गोचर वगैरह को देख लीजिए, आपका विवाह हो जाएगा, कोई विशेष परेशानी नहीं है, समय आ चुका है विवाह करने का। और इस वर्ष देखें तो सितंबर से लेकर के नवंबर, 20 नवंबर तक के बीच में आपके विवाह के योग हैं। आप डेट वगैरह मैच कर लीजिएगा, मुझे नहीं पता उस दौरान विवाह का लग्न बन रहा है कि नहीं, कुछ ऐसा है कि नहीं, लेकिन आपकी कुंडली के अनुसार गुरु के गोचर को देखते हुए विवाह का योग बन जाएगा। नहीं तो अगले वर्ष भी योग निश्चित रूप से है, और उसके अगले 2 वर्षों तक भी योग अच्छे हैं आपकी कुंडली में। विवाह कैसा रहेगा, मैंने बताया कि कुंडली मिलान कर लीजिएगा। ईगो प्रॉब्लम और हो सकता है तो आपस में मतभेद की स्थिति हो, और इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। मतभेद की स्थिति हो, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। उपाय मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन साथ ही में आपको एक सलाह भी है कि आप कुंडली मिलान जरूर करवाएंगे। इसके बाद जो है आपने पूछा है कि फॉरेन सेटलमेंट की योग। देखिए, विदेश जाने का योग बिल्कुल है, लेकिन केतु 12वें घर में जो बैठे हुए हैं नीच की राशि में, वो थोड़ी परेशानी खड़ी करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, आप विदेश जाना चाहती हैं, सेटल होना चाहती हैं, आप हो सकती हैं, विदेश की यात्राएं करना चाहती हैं, आप कर सकती हैं, उसमें कोई विशेष परेशानी आपको नहीं होगी। हाँ, केतु की दशा चलती है, अंतरदशा चलती है, उस दौरान खर्चों से जुड़ी हुई और विदेश से जुड़ी हुई संबंधित चीजों में परेशानी थोड़ी सी देखने को मिलेगी। उसके लिए आप उपाय कर सकती है। धन संपत्ति कैसी रहेगी आपने पूछा है। द्वितीय भाव से देखते हैं धन संपत्ति को, और कहीं ना कहीं द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा जो है वो महाधनी योग बना रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ वो विष दोष बना रहे हैं। तो विष दोष को आपको निवारण करवा लेना है, ताकि आपको इस महाधनी योग का पूरा पूरा लाभ मिले। और आपके द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी को हम कुंडली के चतुर्थ भाव से देखते हैं, और बुध की स्थिति बहुत बढ़िया नजर नहीं आ रही है, तो बुध को भी थोड़ा बेहतर कर लेंगी, तो प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के योग भी बढ़िया बन जाएंगे। इसके बाद इन्होंने पूछा है, किसी भी चीज से मैं बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाई हो जाती हूँ बहुत ही जल्दी। देखिए, इसके पीछे का कारण क्या है? डिससेटिस्फाई कौन होता है? तो आपका मन।
सबसे पहले कौन डिससेटिस्फाई होता है? तो आपका मन। मन यानी कि चंद्रमा, और चंद्रमा क्या है? तो विष दोष में है। मैंने जस्ट बताया कि चंद्रमा पीड़ित है, मन शांत नहीं रहने देगा, कारण चंद्रमा है। दूसरा, कहीं ना कहीं जब आप अशांत होते हैं तो आपको उस समय जरूरत होती है आपकी बुद्धि की। बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, और बौद्धिक क्षमता कौन देता है? तो बुद्ध। बौद्धिक क्षमता कौन देता है? तो बुद्ध। और वो बुद्ध कैसा है? अस्त का है, छठे भाव में है और राहु के साथ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बुद्ध और चंद्रमा दोनों कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। इस वजह से आपने ये प्रश्न पूछा और इस वजह से आपको जीवन में ये परेशानी देखने को मिली। तो उपाय करेंगे, लाभ मिलेगा। पति के साथ संबंध कैसे रहेंगे? कुंडली मिलान कर लीजिए। फिर भी कहूंगा कि मतभेद की स्थिति जरूर रहेगी, लेकिन कुंडली मिलान हो जाता है, विवाह नहीं टूटेगा, विवाह बढ़िया रहेगा आपका। इसके बाद इन्होंने पूछा मेरे पति कैसे होंगे, किस फील्ड से होंगे? हो सकता है किसी सरकारी नौकरी में हो या किसी उच्च पद के ऊपर बैठे हो। क्यों? क्योंकि गुरु की राशि बनती है, सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उच्च पदस्थ पर हो, उच्च पदस्थ अधिकारी हो, सरकारी जॉब में हो, इवन प्राइवेट नौकरी कर रहे हो तो किसी अच्छे पोजीशन पर हो। इसके अलावा यहाँ पर जो सूर्य बैठा हुआ है ये भी बता रहा है कि वो हो सकता है तो ईगोइस्टिक होंगे, थोड़े ईगो वाले होंगे, ये भी नजर आ रहा है। और इसके बाद इन्होंने पूछा है सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये, और जॉब कर रही हूँ, आगे करियर कैसा रहेगा? करियर को लेकर के कोई विशेष परेशानी मुझे नजर नहीं आती है। जो छोटी मोटी परेशानियां हैं वो वैसे ही बाकी उपाय करने से दूर हो जाएंगी। करियर भाव का स्वामी ग्रह गुरु है आपका, कुंडली के दसम भाव से जो देखते हैं उसकी स्थिति अच्छी नजर आ रही है। जॉब कंटिन्यू करूं या फिर मैं बिजनेस करूं? यदि बिजनेस करूं तो किस क्षेत्र में करूं? देखिए, आप बिजनेस कर सकती हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप बिजनेस नहीं कर सकती हैं, लेकिन मैं फिलहाल चाहता हूं कि आप जॉब ही कंटिन्यू करें। 7.5 वगैरह चल रही है, तो अभी जॉब से अचानक से शिफ्ट करना बहुत ज्यादा आसान नहीं रहेगा आपके लिए। यदि आपकी नौकरी बढ़िया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी नौकरी कर रहे होंगे, यदि आप नौकरी से सेटिस्फाई हैं फिलहाल, क्योंकि आप चीजों से बहुत जल्दी डिससेटिस्फाई हो जाती है, तो कोशिश करें वहां मन लगाने का। आगे आने वाले समय में आप बिजनेस कर सकती हैं। अब सवाल उठता है कि यदि कभी भी बिजनेस करना हो तो किन क्षेत्र से जुड़ा हुआ बिजनेस करें? तो शनि से जुड़ा हुआ बिजनेस करेंगी, शनि से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करेंगी तो आपको असफलता नहीं मिलेगी। तो शनि से जुड़ा हुआ कार्य क्या होता है? तो स्टील, आयरन, कोल, फैक्ट्री, माइंस, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम, इन सब से जुड़ा हुआ या शनि से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का काम आप हाथ में लेती हैं वो बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ कंसल्टेशन सेवा, कंसल्टेशन सर्विसेज, चाहे आप सीए हैं उसमें भी मुझे लगता है सलाहकार के रूप में आप किसी कंपनी के लिए काम करेंगी, वो भी आपके लिए बढ़िया है। आप इंडिपेंडेंट होकर के भी इस कार्य को करती हैं, जबरदस्त लाभ दे जाएगा। कंसल्टेशन सर्विसेज आपके लिए नंबर 1 पर होना चाहिए। अगर आप बिजनेस चूज करती हैं तो कंसल्टेशन सेवा में आप जाइए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट कैसा है? शेयर मार्केट के योग बहुत जबरदस्त नहीं है आपकी कुंडली में। हाँ, गुरु की दशा चल रही है जब तक, तब तक आप कुछ ट्राई कर सकती हैं। वैसे शेयर मार्केट में बहुत जबरदस्त लाभ हो ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन गुरु की दशा तक थोड़ी समझदारी से आप शेयर मार्केट में पैसे लगा सकती हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है विदेश यात्रा के योग बिल्कुल है। 35 वर्ष के बाद की मेरी जिंदगी, देखिए 2027 में आपको गुरु की महादशा खत्म होगी, फिर शनि की जो दशा है वो प्रारंभ हो जाएगी, और शनि कारक ग्रह है इस कुंडली में, भाग्येश है, उनकी दशा फिर अगले 19 वर्षों के लिए चलेगी। और शनि आपका उच्च का है आपके D9 चार्ट यानी कि नवमांश चार्ट में। तो निश्चित रूप से 35 वर्ष के बाद आपकी जिंदगी और भी ज्यादा बेहतर होने वाली है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपका भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा, बस आप विष दोष निवारण करवा लेंगी। और आखिरी क्वेश्चन है इनका, पेंटिंग और डांस में बहुत अच्छी हूं, क्या इसमें सफलता है? और नेम फेम के योग भी इन्होंने पूछा। देखिए, पेंटिंग, डांसिंग कहीं ना कहीं जो है शुक्र और बुध को इन सब चीजों के लिए देखते हैं। पेंटिंग के लिए बुध को देखेंगे, शुक्र को हम डांस वगैरह के लिए देखते हैं। पंचमे से आपके शुक्र, तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में, कला के क्षेत्र में आपको रुचि दिलवाया इन्होंने। चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव को देख रहा है, मैंने बताया था कि आर्टिस्टिक टैलेंट ये देता है किसी ना किसी प्रकार से व्यक्ति को। लेकिन यदि आप करियर बनाना चाहती हैं इसमें तो मैं आपको रोकूंगा। यदि आप करियर बनाना चाहती हैं इसमें तो मैं आपको रोकूंगा। हाँ, शौक के रूप में आप इसको जितना करना चाहें, जितना बढ़ाना चाहें, साइड करके इसको जितना रखना चाहें आप करिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने दिखाना चाहती हैं, बिल्कुल दिखाइए, लेकिन जो जॉब आप कर रही हैं उसको मत छोड़िए, प्रायोरिटी उसको रखिए। इसको साइड में आप कर सकती हैं, आपको सफलता ही मिलेगी, नुकसान नहीं होगा। लेकिन एज अ पेंटर और एज अ डांसर यदि आप करियर बनाना चाहती हैं तो मैं आपको रोकूंगा। और आपने नेम फेम के योग पूछे, मैंने बताया था कि सूर्य की प्लेसमेंट को देख करके ऐसा कहा जा सकता है कि आप मेहनत करें तो आप समाज में और लोगों के सामने जो है फेमस हो सकती हैं। लेकिन बुद्ध को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि बुद्ध लग्नेश है
और लग्न यानी कि आप, आपका शरीर, आपकी पर्सनालिटी। तो बुध को थोड़ा बेहतर कर लेंगी तो चीजों में और ज्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए, उपाय के ऊपर जाने से पहले जो है आपकी नवमांश कुंडली मेरे सामने है, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूं। आपकी नवमांश कुंडली बहुत ही ज्यादा बेहतरीन नजर आ रही है मुझे, और नवमांश कुंडली में राहु केतु की स्थिति बढ़िया हो चुकी है, शनि उच्च का है, सूर्य भी उच्च की राशि में विराजमान है, बहुत अच्छी स्थिति है, चंद्रमा अच्छा है, गुरु की राशि में चंद्रमा है, और गुरु, शुक्र और बुध ये तीनों युति बना करके कुंडली के दसम भाव में वहां बैठे हुए हैं। तो वहां पर भी जो शुक्र और बुध है, इन दोनों की युति हो रही है, यानी कि लक्ष्मी नारायण योग वहां पर भी बन रहा है। यहां पर भी लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है कुंडली के छठे भाव में, लेकिन इसका बहुत लाभ आपको नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह अस्त हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो विशेष लाभ तो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन नवमांश कुंडली में भी ये योग है, तो कुछ उपाय कर लेंगी तो निश्चित रूप से लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। मैरिज वगैरह के लिए भी यदि मैं आपके नवमांश कुंडली को देखूं तो वो थोड़ी बेहतर नजर आ रही है, हालांकि वहां पर भी मंगल लग्न में जाकर के विराजमान हुए हैं। इसका मतलब है कि आप दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति नजर आ रही है, मतभेद कह रहा हूं, मन भेद नहीं। तो कहीं ना कहीं कुंडली मिलान कर लेंगी, अंडरस्टैंडिंग के साथ विवाह हो, मतलब एक दूसरे को आप समझते हो और उसके बाद विवाह करें तो ज्यादा लाभ मिलेगा। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप करें, यदि समय हो तो 3 माला जाप भी कर सकती हैं। विवाह में, करियर में, शिक्षा में, संतान में, लव, रोमांस, सब में ये गुरु आपको लाभ दे जाएंगे। हर गुरुवार किसी भी मंदिर में आप जाइए और दर्शन करिए। अगला उपाय है आपके लिए विष दोष निवारण पूजा। चंद्रमा और शनि का जो विष दोष बना हुआ है, इसका आप किसी ब्राह्मण के द्वारा निवारण करवा लीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। ओपल रत्न, 7 रत्ती का ओपल करीब दाहिने हाथ की प्रथम उंगली में आपको धारण करना है, चांदी की अंगूठी में, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को। इससे पहले कि आप मुझे ये कहें कि सर मेरा शुक्र छठे भाव में बैठा हुआ है, फिर भी आपकी रिकमेंड कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहा हूं, क्योंकि जो आपका शुक्र है वो अस्त का है। तो आप ओपल धारण करिए, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बल्कि आपके वैवाहिक जीवन में भी आपको लाभ मिलेगा, आपकी क्रिएटिविटी भी बेहतर होती चली जाएगी। और मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में है तो बढ़िया रिजल्ट दे जाएगा, कोई परेशान होने की दिक्कत नहीं है। आप ओपल रत्न आराम से धारण कर सकती हैं, बल्कि गुरु भी आपका बेहतर होगा, क्योंकि गुरु शुक्र के घर में विराजमान है। इसके बाद आपको पन्ना रत्न धारण करना है। पन्ना रत्न जो है एमराल्ड बुद्ध का होता है, आप इसको धारण करिए। 7 रत्ती के आसपास का पन्ना आप धारण करिए, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में आपको इसे धारण करना है। चांदी में, या तो आप इसे सोने में भी धारण कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आपको शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातः काल को धारण करना है। इससे आपको डिसीजन मेकिंग क्षमता बेहतर होती चली जाएगी, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के योग बन जाएंगे और आपको विशेष लाभ होगा। स्किन से जुड़ी कोई परेशानी है, नर्व्स से जुड़ी कोई परेशानी है, खास करके स्किन और नर्व्स से जुड़ी हुई परेशानी, तब आपको पन्ना अवॉइड करना है, और उस केस में आपको 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेने हैं अपने गले में। और अगला उपाय है आपके लिए, हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से आपको अभिषेक करना चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। साढ़े साथी चल रही है आपको, और विष दोष भी है, तो कहीं ना कहीं ये उपाय यदि आप एक दिन भी करती हैं हफ्ते में, हर सोमवार के सोमवार, तो आपका मन शांत रहने लगेगा और आपको लाभ भी मिलेगा। और आखिरी उपाय है आपके लिए, देखिए शुक्र जो है ना वो आपके इष्ट देव बनते हैं, तो माता रानी या माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना आप करती हैं, बहुत लाभ मिलेगा। आप चाहे तो नित्य दुर्गा चालीसा या श्री सुक्तम का पाठ, कोई भी पाठ आप रोज करती हैं, आपको बहुत लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। या फिर आप शुक्र के मंत्रों का भी जाप कर सकती हैं, बढ़िया लाभ आपको देखने को मिलेगा। शुक्र के मंत्र जानना चाहे तो ओम शुम शुक्राय नमः, इसके 108 बार जो है इसका जाप करना आपके लिए बेहतर है। वैसे तो आपको निश्चित रूप से माता रानी की पूजा उपासना करनी चाहिए, आपके लिए निश्चित रूप से बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि शुक्र आपके इष्ट देव बनते हैं। तो माता रानी या मां लक्ष्मी की पूजा उपासना से जीवन से जुड़ी हुई एक नहीं, हर एक परेशानी को आप पार कर जाएंगी और आपको लाभ होगा। और माता रानी की पूजा उपासना से आपका वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा। तो ये जो गुरु और शुक्र के उपाय मैंने आपको दिए हैं, दशा भी इनकी चल रही है गुरु की, और शुक्र की अंतर दशा भी चल रही है, तो ये समय, इस उपाय को आप करती हैं इस समय में, तो विशेष लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में खास करके करियर और विवाह से जुड़ा हुआ लाभ आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 26 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।